हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। किस चीज़ की? आपने जून 26 में सीएमए फाउंडेशन के एग्ज़ाम बहुत सफलतापूर्वक बड़ी मेहनत से एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। और मैं चाहता हूं कि अब आप जिस मेहनत से, जिस लगन से आपने फाउंडेशन क्लियर किया, वही मेहनत अब आप इंटरमीडिएट में भी दिखाएं और अच्छे नंबर से दिसंबर 26 में या जून 27 में जो भी आपका अटैम्प्ट है उसमें आप पास हों। तो सबसे पहले पेपर नंबर 8 सीएमए इंटर ग्रुप 1, सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसका मैं ओरिएंटेशन ले रहा हूँ, मतलब आपको सब कुछ बताऊंगा कि जो पेपर नंबर 8 है इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या आपके सिलेबस में चीज़ें हैं, कौन से चैप्टर आपके लिए ए कैटेगरी में, कौन से बी, कौन से सी में, जो एमसीक्यू आएंगे वो किस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, किससे कम आते हैं, किस में थ्योरी आएगी, किस में प्रैक्टिकल आएगा। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बहुत डिटेल में इस लेक्चर के माध्यम से बताने वाला हूँ, जो आपको पास करवाने में, अच्छे नंबर दिलाने में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सीएमए इंटर ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेबस अपडेट। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यदि मैं दिसंबर 26 में एग्जाम देने जाऊंगा तो आप मुझे बता सकते हैं मुझे कौन से सिलेबस के हिसाब से पढ़ के जाना है। तो पहला पॉइंट है, अभी तक एक ही सिलेबस चल रहा है, सिलेबस 2022, जो दिसंबर 26 के लिए एप्लीकेबल है। अब आप बात करते हैं जून 27 की, दिसंबर 27 की और जून 28 की, तो वहाँ पर भी आपका जो सिलेबस है 2022 ही एप्लीकेबल है। इसका मतलब अगले 4 अटैम्प्ट जो भी आने वाले हैं उसमें दिसंबर 22 एप्लीकेबल है। हाँ सर, जो दिसंबर 26 सिलेबस आएगा वो कौन से अटैम्प्ट से एप्लीकेबल हो सकता है, एक्सपेक्टेड, तो हम ये कह सकते हैं जून 27 से हो सकता है कि न्यू सिलेबस आपका आ जाए, बट अभी कंफर्म नहीं है। तो जो चीज़ कंफर्म है हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो कंफर्म है वो है सिलेबस 2022, जो अभी आने वाले 4 अटैम्प्ट के लिए तो कंफर्म है। तो इसका मतलब आपका एग्जाम इन चारों अटैम्प्ट में तो आ ही जाएगा, या तो आप दिसंबर 26 में देंगे या जून 27 में देंगे। और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम दिसंबर 26 में देंगे। इसका मतलब वहाँ पे दिसंबर 26 वाले बच्चों के लिए कंफर्म हो गया कि सिलेबस 2022 के हिसाब से ही पढ़ना है। चलो आगे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि कोई स्टूडेंट बोथ ग्रुप देता है दिसंबर 26 में या जून 27 में, तो वो रैंक होल्डर की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। कैसे? जब वो बोथ ग्रुप देगा तो हर एक पेपर 100 नंबर का होता है, 8 पेपर्स 800 के हो गए। मान लीजिए आपके आउट ऑफ 800 700 मार्क्स आते हैं और वो ऑल इंडिया में हाईएस्ट हैं, तो आप रैंक होल्डर 1 बन जाएंगे। मान लीजिए आपके 700 की जगह मान लो 2 नंबर कम आए, 698 आए और वो सेकंड हाईएस्ट है, तो आप रैंक 2 बन जाएंगे। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, 800 में से जिसके भी सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं उसको रैंक 1, फिर उससे कम वाले को रैंक 2, फिर उससे कम वाले को रैंक 3, ऐसे 50 हाईएस्ट बच्चों को 1 से लेके 50 रैंक होल्डर की लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमसे क्लासेस ली, बोथ ग्रुप दिया और रैंक लेके आए। रैंक 1 से लेकर रैंक 50 तक हमारे यहाँ पे हर तरीके के स्टूडेंट है जिनकी रैंक आई हुई है। आप भी इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, बट कंडीशन है कि आपको बोथ ग्रुप क्या करने पड़ेंगे, एक साथ क्लियर करने पड़ेंगे और अच्छे नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है 2022 का, वो क्या है और उसे किस तरीके से पढ़ना है कि कम एफर्ट लगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें और अपने बोथ ग्रुप यदि एक साथ देते हैं तो रैंक होल्डर की लिस्ट में भी अपना नाम ला सकते हैं, और यदि सिंगल ग्रुप देते हैं तो उस केस में आसानी से हम चारों सब्जेक्ट का जो एग्रीगेट 50% बनाना होता है, जो मिनिमम 200 होना चाहिए, वो बन जाएगा आपका। तो देखिए कैसे। सबसे पहले जो आपका सिलेबस है कॉस्टिंग का, इंस्टीट्यूट जो आपका है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICMI, उन्होंने 2022 का जो सिलेबस बनाया है वही सिलेबस अभी आपका एप्लीकेबल है। न्यू सिलेबस लॉन्च ही नहीं हुआ, इसलिए न्यू सिलेबस की हम कोई बात नहीं करेंगे इस ओरिएंटेशन में। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ हमारे सिलेबस में 6 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6। जो पहले 4 मॉड्यूल हैं उसकी वेटेज करीब 40% है, मॉड्यूल नंबर 5 की वेटेज 30% रखी गई है, और जो लास्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 6 उसकी वेटेज भी 30% रखी गई है। बात समझ में आ गई? सर आप पूरे सिलेबस जो हमारा 100 नंबर का है उन्हें इंस्टीट्यूट ने 6 मॉड्यूल में बांट दिया। क्या आप हमें इनके बारे में बता सकते हैं कि इन 6 मॉड्यूल में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ बताऊंगा आपको, बड़े बस ध्यान से सुनना है और समझना है। आपको एक अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी पड़ेगी, ताकि उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे जब आप अपने हिसाब से जो बनाओगे तो आप बहुत अच्छे नंबर इस सब्जेक्ट में ला सकते हो। ये मेरी गारंटी है, श्योरिटी है। आगे चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो पहला मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 1, उसमें हमने क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। जहाँ पे आएगा इंट्रोडक्शन, आपका इंपॉर्टेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। तो जो पहला मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 1,
उसमें जो शुरू के आपके 4 पॉइंट हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये सारे के सारे थ्योरी हैं, और जो 1.5 है वो कॉस्ट शीट आपका प्रैक्टिकल है। ऐसे मॉड्यूल नंबर 2 में जिसका नाम है कॉस्ट असर्टेनमेंट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में पहला एलिमेंट हो गया मटेरियल, फिर लेबर, फिर ओवरहेड। तो मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग, और आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ये 4 पॉइंट आपके यहाँ पे 4 चैप्टर कवर होंगे आपके। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 3, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आएंगे, जो 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में 1 से लेकर 24 तक। और यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू में 1-2 नंबर का एमसीक्यू पूछते हैं, और आपका 7 नंबर या कभी कभी 2 क्वेश्चन भी 7-7 नंबर के आ जाते हैं, या मान लीजिए एक 7 का आ गया, एक 5 का आ गया, या एक 7 का आ गया, एक 4 का आ गया। तो नॉर्मली जो पैटर्न रहता है वो 7 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन, और एक आपका रहता है 5 नंबर का, और एक 2 नंबर का। तो 7 + 5 12, 12 + 2 कितने हो गए 14, मतलब 14 नंबर तक का इस चैप्टर से आपका थ्योरी पार्ट आ सकता है। तो नॉर्मली आता ही है, आ सकता नहीं है, आता ही है। नेक्स्ट आपके पास में है मॉड्यूल नंबर 4, कॉस्ट बुक कीपिंग, जिसमें आपके पास में इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, रिकन्सलेशन बिटवीन कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक, ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। मॉड्यूल नंबर 5 जो आपके पास है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, वहाँ पे जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जिसका दूसरा नाम है सर्विस कॉस्टिंग, ये 6 चैप्टर कवर किए जाते हैं। लास्ट आपके पास है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, जिसमें आपके पास आएगा बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है जी। तो ये आपके जो 6 मॉड्यूल थे, उन 6 मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें आपको मॉड्यूल वाइज पढ़नी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा पेपर नंबर 8 है। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा। उस क्वेश्चन पेपर में आपको 30 नंबर का मिलेगा एमसीक्यू सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, जिसमें से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा। तो 5 क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए, 14 के हिसाब से 70, और 30 मार्क्स का एमसीक्यू जो सारा का सारा कंपलसरी होगा। तो 30 मार्क्स का एमसीक्यू कंपलसरी होगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। 15 एमसीक्यू होंगे, 30 नंबर एमसीक्यू से मिलेंगे, और आपको बाकी के 7 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन 14 नंबर का होगा। 70 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा, जो कि सब्जेक्टिव पार्ट होगा। बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि एमसीक्यू नहीं होते, नॉर्मल जैसे आपने क्वेश्चन पढ़े होते हैं 11th-12th में, वैसे तरीके के क्वेश्चन होते हैं। और पेपर बड़ा सिंपल आता है। कम मेहनत करके आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, बट आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, किस चैप्टर के प्रैक्टिकल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किसकी कम है। ये सारी चीज़ें आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए एंड तक ध्यान से सुने, बीच में कहीं जाना नहीं है। तो अब आपके पास में पहला जो क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा। ठीक है जी। 15 एमसीक्यू होंगे, हर एक एमसीक्यू 2 नंबर का होगा। दूसरा आपके पास बचे 7 क्वेश्चन, जिसमें से 5 करने, हर क्वेश्चन 14 नंबर का होगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आपके पास 2-2 क्वेश्चन होंगे। 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, 5A 5B, और 6A 6B। और ये सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन नंबर बताए मैंने, इनमें प्रैक्टिकल पार्ट होगा। मतलब 2A प्रैक्टिकल पार्ट, 2B प्रैक्टिकल पार्ट, 3A प्रैक्टिकल, 3B प्रैक्टिकल, 4A प्रैक्टिकल, 4B प्रैक्टिकल, 5A प्रैक्टिकल, 5B प्रैक्टिकल, 6A प्रैक्टिकल, और 6B भी प्रैक्टिकल। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वहाँ पर जो 7A है वो तो प्रैक्टिकल होगा, लेकिन 7B थ्योरी होगा। 8 पार्ट में 3 चीज़ें होंगी, 8A, 8B, 8C। ठीक है जी। जहाँ पर 8A थ्योरी, 8B भी थ्योरी, और 8C भी क्या होगा, थ्योरी। इसका मतलब जो वो स्टूडेंट जो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करना चाहता है, उसके लिए इंस्टीट्यूट वालों ने कहा क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप ये 5 क्वेश्चन कीजिए, आपके सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, आपको थ्योरी अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम थ्योरी ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं जी हम आपको नाराज़ नहीं करेंगे, हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 लेके आए 14 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 7 में बी पार्ट 7 नंबर का है, मतलब आपको 21 नंबर तक की थ्योरी दे सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको थ्योरी ज़्यादा करनी है या प्रैक्टिकल ज़्यादा करना है, या थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों करना है। ये आपको स्ट्रैटेजी खुद बनानी पड़ेगी, जो बात मैंने अभी शुरू में कही थी कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी पड़ेगी। सर अब आप हमें ये बता सकते हैं कि जो एमसीक्यू पार्ट है सेक्शन ए, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, कितने थ्योरी आते हैं, किस चैप्टर में से आते हैं, ऐसी आप हमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट के बारे में बताइए सारी चीज़ें। तो आज इस कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है उसे मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यू पार्ट,
सबसे पहले सेक्शन ए जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है 30 नंबर का, उसमें मैं दिसंबर 23 से लेके जून 26 तक यहाँ पे मैं 6 अटेम्प्ट को बेस लेके चल रहा हूँ। दिसंबर 23 में प्रैक्टिकल पार्ट 14 नंबर का आया था, थ्योरी पार्ट आपका 16 नंबर का आया था। फिर जून 24 में प्रैक्टिकल 16 का हो गया, थ्योरी 14 का हो गया। फिर दिसंबर 24 में 12 नंबर का प्रैक्टिकल पार्ट था, थ्योरी 18 नंबर का था। जून 25 में प्रैक्टिकल पार्ट है 10 नंबर का, थ्योरी पार्ट हो गया 20 नंबर का। दिसंबर 25 में प्रैक्टिकल 8 है, थ्योरी आपका 22 का हो गया। और जून 26 में प्रैक्टिकल पार्ट 12 नंबर का है, थ्योरी आपके पास कितना है 18 नंबर। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो 30 नंबर के MCQ आएंगे उसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा होगा, प्रैक्टिकल पार्ट कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने यहाँ पे देखा कि 5 क्वेश्चन से लेके 8 क्वेश्चन तक आपके प्रैक्टिकल होते हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास क्या आते हैं, थ्योरी आते हैं। तो ज़्यादा पार्ट यहाँ पर 30 नंबर में कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर में क्या मिलेगा, थ्योरी, प्रैक्टिकल पार्ट कम मिलेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे जाते हैं, सेक्शन बी पे जाते हैं, तो वहाँ पर थ्योरी की वेटेज कम रखी गई है, प्रैक्टिकल की वेटेज ज़्यादा रखी है, तो बैलेंस करना पड़ता है। तो हमने सेक्शन ए जो MCQ है वहाँ थ्योरी ज़्यादा रखी और बी में थ्योरी कम रखी। यहाँ पे प्रैक्टिकल कम रखा, वहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा रखा। भाई जो बच्चा थ्योरी को ज़्यादा प्रेफर करता है वो थ्योरी को ज़्यादा प्रेफर करेगा तो अच्छे नंबर ला पाएगा। जो प्रैक्टिकल को प्रेफर ज़्यादा करता है वो प्रैक्टिकल में ज़्यादा ला सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, स्मार्ट प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ये चार्ट बनाने का जो पर्पज़ है वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि MCQ में हमारा फोकस ज़्यादा प्रैक्टिकल पे होना चाहिए या ज़्यादा थ्योरी। सब प्रैक्टिकल किस चैप्टर में से आते हैं, थ्योरी किस चैप्टर में से आते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए आगे। हाँ जी, जो बुक हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें 2 बुक्स होंगी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। एक बुक होगी MCQ की और एक बुक आपके पास होगी प्रैक्टिकल बुक। ये श्योरिटी है, ये गारंटी है मेरी कि जिन बच्चों ने इन दोनों बुक्स को ढंग से कर लिया, ढंग से रिवीजन कर लिया, जो हम आपको रिवीजन क्लासेस देंगे, जो मैराथन प्रोवाइड करेंगे, वो ढंग से कर ली, तो आप इस पेपर में 70+ मार्क्स आसानी से ला सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। ये मेरी गारंटी है। बट आपको पढ़ना वैसे ही पड़ेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी मनमानी नहीं चलेगी, आपकी मनमानी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सर मैं ये करके जाऊँ या ना करके जाऊँ, ऐसे नहीं चलेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करो ना यार। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ? आपके भले के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप अच्छे नंबर से पास होके फटाफट से ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में आ जाएं, या बोथ ग्रुप देने वाले बच्चे हैं तो वो फाइनल में आ जाएं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि भाई जो हम बुक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं MCQ की, उसमें MCQ 2020 में जो आए थे इंस्टीट्यूट की तरफ से वो सारे कवर हैं। MCQ 2024 में जो इंस्टीट्यूट की तरफ से आए थे वो सारे कवर हैं। पास्ट पेपर में जितने MCQ आ गए वो कवर हैं। CMA स्टडी मटेरियल जो आपको मिला है या मिलेगा उसके MCQ यहाँ पे कवर हैं। जो रेफरेंस बुक मार्केट में होती हैं उनमें से जो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है यहाँ पे कवर नहीं है, आ सकते हैं, आने चाहिए, वो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर से कोई MCQ आपको एग्जाम में मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब सेक्शन ए में जो 30 नंबर के MCQ हैं उनका मैंने ब्रेकअप करके दिया आपको चैप्टर वाइज। तो हमने क्या देखा, जो हमारे 6 मॉड्यूल थे, मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6, उसमें जो पहले 4 मॉड्यूल थे वो सेक्शन ए में थे, फिर आपका सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी। तो मॉड्यूल जो आपके पास में दे रखे थे 6, उनमें बहुत सारे चैप्टर्स भी आते हैं, वो चैप्टर्स के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो आपके पास जो 6 मॉड्यूल हैं उसमें इंस्टीट्यूट ने उन 6 मॉड्यूल को 15 चैप्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। पहले चैप्टर का नाम रख दिया इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरे का नाम रख दिया मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्टिंग भी कह सकते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट कौन है, लेबर कॉस्टिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट बुक कीपिंग, आपका जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मार्जिनल, स्टैंडर्ड एंड बजटरी कंट्रोल। अब हमने क्या देखा कि जो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग है वो तो आपका सारा का सारा क्या आता है, थ्योरी, 2 नंबर से 4 नंबर का। ऐसे मटेरियल कॉस्टिंग में थ्योरी भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, तो यहाँ पे 8 नंबर तक की वेटेज दी गई है इस चैप्टर की। ऐसे लेबर कॉस्टिंग की 4 नंबर तक की वेटेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस की 2 नंबर की वेटेज है, ओवरहेड कॉस्टिंग की 2 नंबर की वेटेज है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नंबर से 4 नंबर तक आ सकता है, कॉस्ट बुक में 4 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग में 2 नंबर 4 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में 2 नंबर, प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट में 4 नंबर तक के आ सकते हैं। मैंने मैक्सिमम को कंसीडर किया कि यहाँ तक आ सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर, 2 क्वेश्चन आएंगे तो 4 नंबर। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग में 4 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टैंडर्ड में 6 नंबर तक के आते हैं, बजटरी कंट्रोल में 4 नंबर तक के। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कैटेगरी बना दी, ठीक है ना। वो चैप्टर्स जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है
अब यहाँ पे 0 to 8 लिखा है, तो 0 to 8 का मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और आए तो कई बार 4 क्वेश्चन भी दे देते हैं, 8 नंबर का हो सकता है। तो जिन चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चन आने ही आने हैं, हमने क्या किया, 2 से 4 वालों को ए कैटेगरी में डाल दिया, 2 से 4 ए कैटेगरी, 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 2 से 4 ए कैटेगरी। मतलब जिन चैप्टर से हर बार एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, आता ही आता है, मैंने बेटा उसे ए कैटेगरी में डाल दिया। फिर मैंने क्या देखा, 0 से 8 है, 0 से 4 है, मतलब 0 से 4 नंबर वालों तक को, 0 to 4 नंबर वालों को मैंने बी कैटेगरी में डाल दिया। मतलब 4 नंबर या 4 नंबर से ज़्यादा भी हो सकता है, बट स्टार्टिंग 0 से हो रही है, तो 0 से 4 या 4 से अब भी आए तो वो बी कैटेगरी में ले लिया, और 0 से 2 वालों को मैंने सी कैटेगरी में ले लिया। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू की एनालिसिस कर सकते हैं कि सर हमारे लिए ए कैटेगरी वाले कौन से चैप्टर हैं जिससे डेफिनेटली एमसीक्यू को आने ही आना है। तो जिन जिन को मैंने ए कैटेगरी में डाला, मतलब कि इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, आपके पास में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कॉस्ट बुक कीपिंग है, आपके पास है बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, और लास्ट के 3, ये सारे ए कैटेगरी में आ जाते हैं जहाँ से एमसीक्यू आना ही आना है। बात समझ में आ रही है? तो एक एक एमसीक्यू इन सबसे भी आ गया तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर हो गए आपके पास में। ठीक है ना, 8 दूनी 16, 16 नंबर के एमसीक्यू तो यहाँ पे हैं मिनिमम। मान लो इनमें 2 क्वेश्चन भी आ गए तो आपका ज़्यादा हो सकता है, या हो सकता है किसी में 2 आए, किसी में 1 ही आए, किसी में 3 भी आ सकते हैं। तो आपकी वेटेज यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो आपको पता चल गया होगा कि भाई जो एमसीक्यू मुझे पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, किस में प्रैक्टिकल है, किस में थ्योरी है, किस में ज़्यादा प्रैक्टिकल है, किस में थ्योरी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें आपको इस ओरिएंटेशन क्लास जो कॉस्ट अकाउंटिंग की मैंने आपके लिए बनाई है उससे आपको समझ में आ जाएगा, और आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाकर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। खुद भी पढ़ें, ये स्ट्रैटेजी बनाएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसी तरीके से जो हमारे सब्जेक्ट हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जो उसमें चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स कैसे पढ़ाएंगे सब कुछ बताएंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब सेक्शन बी आपके सामने आ गया, जो डेस्क्रिप्टिव पार्ट है, जिसको हम सब्जेक्टिव पार्ट भी कह सकते हैं, जिसमें दिसंबर 23 से जून 26 तक आपके जो 6 अटैम्प्ट हो चुके हैं, उन सभी पेपरों को मैंने बहुत डिटेल में अपने सामने रखा, उनको एनालिसिस किया, और मैंने देखा कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यू कंपलसरी होता है, उसको हटा दो। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक जो हमारे पास में 7 क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से जो पहला 2 क्वेश्चन नंबर है उसके 2 पार्ट होते हैं, 2A 2B, फिर 3 के 2 पार्ट होते हैं, 3A 3B, 4 के 2 पार्ट होते हैं, 4A 4B, 5A 5B, 6 के भी 2 पार्ट होते हैं। बट आपने तो सर यहाँ पे 6A/B लिखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा कि दिसंबर 23 से लेके जून 25 तक, दिसंबर 23 से लेके जून 25 तक जो हमारे पुराने 4 अटेम्प्ट हैं, इंस्टीट्यूट क्या करता था, खाली क्वेश्चन 6 देता था 14 नंबर का, उसके 2 पार्ट नहीं करता था। मतलब 6 के नाम से पूरा एक 14 नंबर का बड़ा क्वेश्चन होता था और बच्चे के हाथ खड़े हो जाते थे, बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ देते थे। इंस्टीट्यूट ने जब आंसर शीट को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि ज़्यादातर बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ रहा है। कौन से चैप्टर का? मार्जिनल कॉस्टिंग का, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंटर ग्रुप 1 में भी, ग्रुप 2 में भी, और फाइनल में भी, और होल लाइफ में मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग का काम करता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे के साथ दिक्कत क्या रही थी, 14 नंबर का क्वेश्चन देख के वो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन करता ही नहीं था। अभी इंस्टीट्यूट ने उसका सॉल्यूशन क्या निकाला, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, दिसंबर 25 और जून 26 में उन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग का जो बड़ा क्वेश्चन आता था 14 नंबर का, उसे 7-7 नंबर में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 6A/B। तो पहले खाली 6 आता था दिसंबर 23 से लेकर जून 25 तक। अब दिसंबर 25 और जून 26 में 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए, 6 से 6B। बात समझ में आ गई? हाँ जी, आगे समझ में। 7A 7B और 8 में 3 पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे आप इस एनालिसिस को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा समझिए कि जब 2A में हमने देखा तो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आया, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट और कॉस्ट शीट। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जब हम एग्जाम में जाएंगे और हमारे सामने कॉस्टिंग का पेपर मिलेगा हमें, तो वहाँ पे पहला क्वेश्चन जो 2A के नाम से मिलेगा वो किसका मिलेगा? कॉस्ट शीट का मिलेगा। फिर 2B लेबर कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ, या तो क्वेश्चन 2B में लेबर कॉस्टिंग में से आएगा या फिर मटेरियल कॉस्टिंग में से आएगा। अब लगातार 2 बार मटेरियल कॉस्टिंग में से आ चुका है, तो पूरी संभावना है कि दिसंबर 26 में आपका जो 2B का पार्ट होगा वो लेबर कॉस्टिंग से होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। श्योर नहीं है, संभावना है। 70% लेबर कॉस्टिंग, 30% चांसेस हम किसके कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं मटेरियल कॉस्टिंग, क्योंकि लगातार एक ही चैप्टर से 3 बार क्वेश्चन है, ऐसा हुआ नहीं है।
मटेरियल कॉस्टिंग और लेबर कॉस्टिंग में, ठीक है ना, 2 बार तक का तो हो चुका है। चलो आगे चलते हैं। अब 3A में ओवरहेड कॉस्टिंग हर बार आया, तो उसका मतलब 3B और 3A में 3A कंफर्म हो गया, ओवरहेड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा। जैसे 2A में कॉस्ट शीट कंफर्म हो गया, 2B में लेबर और मटेरियल में से एक आएगा, 3A में ओवरहेड कॉस्टिंग कंफर्म हो गया, 3B में अकाउंटिंग सिस्टम रिकंसलेशन अकाउंटिंग सिस्टम। क्या मतलब? अब अकाउंटिंग सिस्टम में 2 होते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। और एक आपके पास होता है कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक, 2 अलग अलग बुक्स होती हैं, दोनों के बीच में प्रॉफिट का डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस को हमें रिकंसाइल करके दिखाना होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कैश बुक और पासबुक का रिकंसाइल करना आपने सीखा होगा फाउंडेशन में 11th में, उसी तरीके से आपके पास एक फाइनेंशियल बुक होती है, एक कॉस्ट बुक होती है, दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंसेस आते हैं, वो डिफरेंसेस को हमें रिकंसाइल करना होता है कि डिफरेंसेस क्यों आ रहे होते हैं, उसको कहते हैं रिकंसलेशन बिटवीन कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक। इसका मतलब आपके पास जो 3B है, या तो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का क्वेश्चन आएगा, या नॉन इंटीग्रेटेड का आएगा, या रिकंसलेशन का आएगा, इन तीनों में से कोई एक आएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आ गया 4A ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग बैच कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग। इसका मतलब जो आपके पास में 4A है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में से आता है, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ 6 अटेम्प्ट में से कि बैच कॉस्टिंग का आया। 4B कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कन्फर्म। इसका मतलब 4 चैप्टर ऐसे मुझे जो दिखाई दे रहे हैं जो हर बार आते ही आते हैं, एक कॉस्ट शीट, एक ओवरहेड कॉस्टिंग, एक आपके पास में हो गया ओवरहेड कॉस्टिंग, हाँ जी, एक कॉस्ट शीट, एक ओवरहेड कॉस्टिंग, एक आपके पास हो गया ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, और एक आपके पास हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। 4 चैप्टर तो अभी कंफर्म हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, हाँ जी, 5A में प्रोसेस, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, प्रोसेस, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, प्रोसेस। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5A है उसमें हर बार या तो प्रोसेस से कोई क्वेश्चन आएगा या ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में से आएगा। अब आ जाओ 5B, हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आता है। मजे आ गए। इसका ना एक चैप्टर और कंफर्म हो गया जिसमें से आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो कॉस्ट शीट, ओवरहेड कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसके बाद है मार्जिनल कॉस्टिंग। कौन सा? मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट आपके पास है 7A बजटरी कंट्रोल प्रैक्टिकल, और 7B में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 7 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। अब आ जाओ 8A 8B 8C। 8A में इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में से थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं, 8B में मटेरियल कॉस्टिंग लेबर कॉस्टिंग में से थ्योरी का क्वेश्चन आता है, 8C में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन हमने क्या देखा, दिसंबर 23 से जून 25 तक इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी क्वेश्चन दिया, तो लोगों ने कहा कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी ज़्यादा देते हो, 7B में तो देते हो, 8C में भी देना चालू कर दिया। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जिसमें 6 चैप्टर आते हैं, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, 6 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर की थ्योरी देनी चालू उन्होंने कर दी। यहाँ पर बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अब जो पेपर का पैटर्न है वो मैंने आपको समझा दिया कि भाई पिछले 6 अटेम्प्ट में आपका क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 8 में किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आता है। तो 2A और 2B में 3 चैप्टर कवर होते हैं, कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग। आपका 3 क्वेश्चन में फिर से चैप्टर कौन कौन से होंगे, एक आपके पास आएगा ओवरहेड कॉस्टिंग, एक आपके पास आएगा अकाउंटिंग सिस्टम, एक आपके पास आएगा रिकंसलेशन। फिर यदि 4 की बात करें तो यहाँ पे 2 चैप्टर ज़्यादातर कवर होते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट। 5 की बात करें तो प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। 6 में दोनों क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग के हैं। 7 में एक बजटरी कंट्रोल का है, एक आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है। 8 में इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर आपका मटेरियल या मार्जिनल की, हाँ जी, मटेरियल की या लेबर की थ्योरी, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की थ्योरी। अब दिसंबर 26 में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो कौन कौन से चैप्टर्स आपके फिंगर्स पे होने चाहिए? पहला कॉस्ट शीट, दूसरा ओवरहेड कॉस्टिंग, तीसरा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, चौथा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, पांचवा आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फिर आपका बजटरी कंट्रोल और मार्जिनल कॉस्टिंग। ये आपके 7 चैप्टर तो ऐसे हैं जो डेफिनेटली आने ही आने हैं, मतलब 7 × 7 49 नंबर का तो आपका पेपर यहाँ से आ ही गया। 7 क्वेश्चन को 7 से मल्टीप्लाई किया, 49 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर हो गए। अब मटेरियल कॉस्टिंग और लेबर में से एक आना है, प्रोसेस कॉस्टिंग और ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में से एक आना है। बात समझ में आ रही है? चॉइसेस कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? अकाउंटिंग सिस्टम और रिकंसलेशन में से एक आना है। ऐसे आपके चॉइसेस बन रहे। तो चलिए आगे चलते हैं।
कॉस्टिंग सेक्शन भी क्वेश्चन वाइज एक्सपेक्टेड चैप्टर, मतलब जो बच्चे दिसंबर 26 में एग्जाम देना चाहते हैं, अब वो जानना चाहते हैं कि सर कौन कौन से चैप्टर्स हमें करके जाने हैं किस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2A के लिए कॉस्ट शीट करके जाना है, 2B के लिए लेबर कॉस्टिंग या आपका मेटल कॉस्टिंग, 3A ओवरहेड कॉस्टिंग, 3B में अकाउंटिंग सिस्टम या रिकन्सलेशन, 4A में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, 4B में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, 5A में प्रोसेस या ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, 5B में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 6A 6B में दोनों में मार्जिनल कॉस्टिंग, 7A में बजटरी कंट्रोल, 7B में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी, 8A 8B 8C में इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, मेटल कॉस्टिंग या लेबर कॉस्टिंग की थ्योरी, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में से किसी एक चैप्टर की थ्योरी। तो आखिर के जो 4 क्वेश्चन है 7B 8A 8B 8C ये थ्योरी के हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7A तक सारे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। यदि आप प्रैक्टिकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा पसंद है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक कीजिए, ठीक है ना। 7 भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको थ्योरी का करना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 7-8 थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको नोट्स मिलते हैं, ठीक है ना। आपको उन्हें पढ़ना है, समझना है, और डिटेल में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। सुमित सर आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जो सेक्शन बी है उसमें प्रैक्टिकल पार्ट और थ्योरी पार्ट। प्रैक्टिकल में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने ही आने हैं, 100% आने ही आने हैं, वो आपके पास है कॉस्ट शीट, ओवरहेड कॉस्टिंग, आपके पास है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। और जो ऑप्शनल वाले चैप्टर हैं वो है मटेरियल और लेबर, उनमें से एक आना है, कॉस्ट बुक कीपिंग और रिकन्सलेशन में से एक आना है, जॉब बैच में से एक आ सकता है, प्रोसेस कॉस्टिंग ज्वाइंट प्रोडक्ट में से एक आ सकता है। तो ये ऑप्शनल वाले हैं, मतलब ये ए कैटेगरी वाले समझ लो और ये बी कैटेगरी वाले चैप्टर समझ लो। थ्योरी में कौन कौन से चैप्टर से थ्योरी आती है? बेसिक कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेबर कॉस्टिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो थ्योरी के चैप्टर्स आपके कम है, सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, इन्हीं में से आपको क्या करना है? थ्योरी करनी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। जो प्रैक्टिकल बुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें इंस्टीट्यूट ने 6 मॉड्यूल में 15 चैप्टर कवर किए थे। जैसे ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट और प्रोसेस कॉस्टिंग अलग अलग है, तो हमने अलग अलग कर दिया। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग वो तो आपको पता अलग है। इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड भी मैंने क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग अलग है, की फैक्टर जिसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं वो अलग है। तो मैंने क्या किया, जो इंस्टीट्यूट ने 2 या 2 से ज़्यादा चैप्टर को मर्ज कर रखा है वो मैंने सबको अलग अलग कर दिया, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली किस चैप्टर से मैच करता है, इनकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, इनके वर्किंग नोट्स कैसे बनाने, इनके सॉल्यूशन कैसे करने हैं, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, एकदम से आपका माइंड काम करे, मिक्स ना हो जाए। कई बार बच्चा प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट में उलझ के रह जाता है कि यार ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने क्या निकाला? प्रोसेस को अलग कर दिया, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट को अलग कर दिया। ऐसे इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, उनको लगता है ये मिक्स है, दोनों चैप्टर अलग अलग है, हमने भी क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक पार्ट अलग है, डिसीजन मेकिंग का पार्ट अलग है, मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। तो आप क्या करें, जो हम आपको बुक प्रोवाइड करेंगे उसमें टोटल आपको जो चैप्टर्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 19 चैप्टर, जबकि इंस्टीट्यूट ने कितने बनाए हैं? 15। इसका मतलब आपको यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं? 4 दिखाई दे रहे हैं एक्स्ट्रा। तो घबराने की बात नहीं है, सिलेबस वही है, बस उन्होंने मर्ज करके दिखा रखा है, हमने सबको सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आप ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आज आपको बताई है, ओरिएंटेशन जो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का आपके लिए किया है, इसको बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है। और अगली क्लास से मैं जो चैप्टर शुरू करूँगा आपके लिए वो होगा कॉस्ट शीट, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन एग्जाम में जो आपको मिलेगा 2A में वो कॉस्ट शीट का मिलेगा। और कॉस्ट शीट में करीब आपके 6 to 7 क्लासेस लगेंगी, और गारंटेड है कि उसके बाहर आपको कोई भी एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सारे कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, आपको सारे लेक्चर बड़े ध्यान से सुनने समझने हैं और अच्छे नंबर लाने हैं। ये आपको एश्योर करना है कि सर मैं आपको निराश नहीं करूँगा, मेरी तरफ से मैं आपको निराश नहीं करूँगा। जब आप हमसे क्लासेस लेंगे तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उन क्लासेस को बड़े ढंग से सुनेंगे, समझेंगे। हर क्वेश्चन के जो डाउट्स हैं उनके डाउट सेशन के टाइमिंग हम आपको देते हैं, 4 to 7 या 4 to 6 जो भी हमारे डाउट सेशन का टाइमिंग है हर बच्चे के लिए, वो हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इमीडिएटली अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, बाय बाय।